हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स जहाँ पर आपको केमिस्ट्री की ट्रिक्स बताई जाती हैं जिससे आप इजीली केमिस्ट्री को समझ सकते हो। केमिस्ट्री इतना टफ नहीं होता जितना आपको लगता है, तो थोड़ा सा उसको समझने की देर है बस। तो आप कुछ इजी से स्टेप्स होते हैं जिनको हमें थोड़ा सा फॉलो करना होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो समझने होते हैं और फिर केमिस्ट्री आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो चलो, ये तो बात हो गई। हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसमें लास्ट क्लास में हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट किया था, उसका डेरिवेशन पूरा देखा था और उसका हमने हाफ लाइफ टाइम देखा था। आज की क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करने वाले हैं, उसको भी हम इसी तरीके से और फिर उसका हाफ लाइफ टाइम भी फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं वो कौन से टाइप की होती हैं। जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगी ना, वो हमारी ज़्यादातर रेडियो एक्टिव रिएक्शंस को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव रिएक्शंस काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं, वो एकदम से कंप्लीशन नहीं होता है उनका। तो जो रिएक्शन कंप्लीशन में टाइम लेती है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, उसके कंप्लीट नहीं होती इतनी जल्दी, तो वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब उनका टाइम ना इनफाइनाइट टाइम होता है, वो पता भी नहीं कब कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो वो चलती रहती हैं लगातार ना, तो वो चलती रहती हैं, तो इसलिए इनको रिएक्शंस को कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। थ्योरी कुछ नहीं लिखनी होती, डायरेक्ट फॉर्मूले करने होते हैं हमें और उसके बाद हमें वो करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ना आपका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, आपको लिखना नहीं है कुछ भी। तो CSIR नेट गेट दोनों में ही आपके जो है MCQ वाले और MSQ वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारी थ्योरी पढ़ लो और वो फिर थ्योरी लिख के आ जाओ वहाँ पर, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, वो कहाँ से आए हैं, वो डेरिवेशन पता होना चाहिए, एंड देन आपको बस अप्लाई करना आना चाहिए। इतना काम आपको करना है। ठीक है, बाकी की थ्योरी जो पढ़नी है वो आप आराम से पढ़ो, बाद में पढ़ लो, पर एग्ज़ाम तक आप थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से काम करो। थोड़ा कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। ठीक है, तो A to P हमारी कोई रिएक्शन है। मान लो टाइम t0 पर कोई रिएक्शन है A, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0। ये चीज़ जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था उसी तरीके से कर रहे हैं हम। तो लास्ट क्लास का भी थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें अप्लाई होने वाली हैं, तो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेक कर लेना आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को। ठीक है, तो A to P रिएक्शंस जो है T = 0 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस टाइप से है, फिर कुछ टाइम बाद X अमाउंट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ। जितना अमाउंट यहाँ से डिक्रीज़ होगा उतना ही यहाँ फॉर्म भी होगा प्रोडक्ट में। क्यों होगा, ये लास्ट क्लास में बताया गया था कैसे कैसे होता है। तो रिएक्टेंट जितना कम होता है, प्रोडक्ट उतना ही फॉर्म होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों टर्म्स जो है आपस में अगर ऐड भी कर दोगे तो इसकी इक्वल ही आएंगी कॉन्सेंट्रेशन के। राइट, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। अब इसका हमें लिखना है रेट लो। तो रेट लो हम कैसे लिखते हैं, देखो लास्ट क्लास में भी हमने ऐसे ही किया था कि यहाँ पर हमने रेट कांस्टेंट लिया, यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशन ली रिएक्टेंट की। अब इसकी पावर यहाँ क्या आएगी 1, क्योंकि ये है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में ये टर्म यहाँ पर 0 आ गई थी और किसी भी टर्म की पावर 0 तो 1 नहीं होने वाला था, तो यहाँ पर 1 नहीं होगा इस बार। यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा रेट, कि A की क्या कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए रिएक्शन को आप चाहे कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो उसकी, आप क्या उसका अमाउंट डबल कर लो, 1000 टाइम भी कर लोगे, तो भी वो रिएक्शन का रेट जो है वो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, इसलिए उनको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये अमाउंट पे डिपेंड करती है, इसलिए इनको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन का जो रेट है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये चीज़ हो गई। यहाँ से दोनों चीज़ें इक्वल हैं, जितना रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा होगा जिस रेट से, उसी रेट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा, तो ये चीज़ तो आपस में इक्वल हो गई। तो हम इसमें कोई एक ही ले लेंगे, हम एक ही कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन कौन से वाली लेते हैं हम, T0 वाली या T2 वाली, जल्दी बताओ, लास्ट क्लास में बताया था कौन सी लेते हैं। अब पीछे पेज पलट कर देखोगे तो इतने में तो काम हो गया, ऐसे तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, आपको रिवाइज करना चाहिए वो चीज़। देखो, हमें हमेशा T2 वाला टाइम लेना होता है,
क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट है ना, अभी तक कुछ रिएक्शन हो ही नहीं है, हमारा जो शुरू में कॉन्सेंट्रेशन है उतनी है, अभी तक प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ है टाइम 0 पे, तो उसको लेके करोगे भी क्या, वो तो कांस्टेंट है ना टर्म, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं दिख रहा हमें। जब कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है तो रेट में कैसे चेंज हो जाएगा, तो इसलिए आपको उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना टाइम 0 वाली पे, हमें तो t सेकंड पे देखना है कि ये वाला अमाउंट जो है डिक्रीज हुआ है या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो किस रेट से हुआ है, राइट। तो K1 A की कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स पावर 1 है ही, डी P की जगह x रख सकते हैं, dx/dt ले लें। लास्ट क्लास में बताया था कि ये क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि दोनों में से कोई भी ले लो एक ही आना है, ठीक है। ये भी अगर आप ले लोगे तो इसमें भी सेम चीज़ आनी है, क्योंकि a तो कांस्टेंट हो गया ना, a वाली टर्म 0 हो जाएगी तब भी dx/dt आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो सेम ही बात है, ठीक है। इन दोनों में हम क्या करेंगे, अब dx वाली टर्म एक तरफ लिख देंगे और t वाली टर्म एक तरफ। ये वाला फॉर्मूला भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये अलग से इसको भी याद रखना, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। अब इसके बाद क्या होगा देखो, K1 dt साइड dx डिवाइड बाय a माइनस एक्स, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको हमें करना है इंटीग्रेशन, जैसे 0 ऑर्डर में किया था, ऑन इंटीग्रेशन। सो लेट्स सी इंटीग्रेशन से क्या होता है, देखो ये चीज़ आएगी इंटीग्रेशन से। अब देखो यहाँ पर तो है 1 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन तो t ही होने वाला है, ठीक है। और लिमिट भी है यहाँ पर 0 to t और 0 to x, लिमिट्स भी यूज़ करनी है। तो यहाँ तो अगर आप 0 to t लिमिट करोगे भी तो फ़ायदा तो कुछ नहीं है, t ही आएगा, लेकिन कर देते हैं चलो। यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये वाली टर्म हमारी कैसी है, अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आंसर आता है हमारा, log x आता है, ठीक है, ln x। लेकिन अगर हमारा log x आता है, अगर हमारा कोई कांस्टेंट वाली टर्म है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है हमारा ln 1 माइनस एक्स, और साथ में d/dx ऑफ जो आपका ये माना है आपने 1 माइनस एक्स, इसको, क्योंकि ये पूरा जो है हमारा 1 माइनस एक्स, ये पूरी टर्म जो है वो हमारी डिफ्रेंशिएट भी करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, x को डिफ्रेंशिएट करके 1 और माइनस पहले से है 1 तो 0 हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ इस टाइप से आ जाएगा 0 माइनस 1, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस ln 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये चीज़ आएगी। तो जिसे समझ नहीं आया है ये चीज़ तो वो सिंपल इसको याद रख लो कि इसका जो आंसर है वो ये आता है, क्योंकि जो बायो बैकग्राउंड से हैं उनको ये चीज़ समझ शायद ना आए कि ये कैसे कैसे इंटीग्रेट कर दिया है। मैथमेटिक्स वाले तो कर लेंगे क्योंकि उन्होंने पूरा 12th में किया होता है इंटीग्रेशन, तो लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, तो इसलिए इसको याद रखो कि इसका ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये टर्म लिखेंगे और इसकी लिमिट्स भी लगाएंगे 0 to x, ठीक है। अब हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस माइनस को ना इसकी पावर बना सकते हैं, तो इसको पहले इसकी पावर ही बना देते हैं, लिमिट्स अभी रखते ही नहीं है, -1 0 to x ln। अब ये टर्म नीचे जा सकती है ना, क्योंकि ये हमारी पावर जो है माइनस में है, अगर इसको नीचे पहुंचा दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये काम कर सकते हैं हम, ठीक है, कर देते हैं। 0 to x लिमिट अभी भी है, साथ में ये K1t चल ही रहा है। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, K1t माइनस t की जगह 0 पुट करो तो ये K1t ही आएगा, ठीक है, ये चीज़ हो रही है साथ साथ। अब ln 1/, यहाँ x की जगह तो x पुट करोगे 1 माइनस एक्स ही आएगा, माइनस ln x की जगह 0 पुट करोगे, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर a है, वही तो मैं सोच रही हूँ, ये आप भी सोच रहे होगे कि ये क्या किया जा रहा है, ए कहाँ गायब कर दिया, तो गायब नहीं हुआ है, यहाँ ए है, ठीक है, वो 1 गलती से लिखा गया इसके चक्कर में कि ये वाला समझा रही थी, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये ए है, तो ये ए हो या 1 हो है तो कांस्टेंट ही,
ठीक है, तो a भी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो a 1/a माइनस 0 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिट रखने के बाद हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर भी a है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम, इतना करने के बाद इसको देखो k1t 1 ln अपॉन 1/a माइनस x माइनस ln 1/a माइनस 0 a आ जाएगा। ठीक है, ln यहाँ से कॉमन ले लें अगर, 1/a माइनस x और माइनस 1/a, अगर हम ये ले लें तो क्या होता है, देखो जब भी हमारा ये log वाली टर्म होती है और वो माइनस में है तो वो डिवाइड में चली जाती है, और अगर वो हमारी होती है प्लस में तो वो आ जाती है हमारी मल्टीप्लाई में। ठीक है, ऐसे होता है log x प्लस वाई, सॉरी log x प्लस log y जो होता है ना, वो क्या होता है हमारा log x इंटू वाई। ठीक है, और log x माइनस log y जो होता है ना हमारा, वो होता है log x अपॉन y, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या होगा, देखो 1/a माइनस एक्स, और जब ये वाली टर्म हमारी मल्टीप्लाई में जाएगी तो ये अपोजिट हो जाएगी, a/1 बन जाएगी। ऐसा भी होता है, जो हमारा डिवाइड में है वो जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ln a/a माइनस एक्स और k1t इज इक्वल टू, ये आया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये सब कुछ डेरिवेशन करने के बाद में हमारा ये बना है, और यही हमारी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन। ठीक है, अब इसको ना एक और तरीके से कर सकते हैं हम, एक और तरीका इसमें होता है। अच्छा, ln की वैल्यू क्या होती है, 2.303 log, इतना फ़र्क होता है इसमें। ठीक है ना, तो ln और log दोनों अलग अलग होते हैं, इनका ये रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम इसको log की टर्म्स में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, k1t इज इक्वल टू 2.303 log a/a माइनस x। ठीक है, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन में log है या ln है, उसके तरीके से ही आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपके फाइनल जो आंसर आए हैं ना, k1t इज इक्वल टू, एक तो ये आया है 2.303 log a/a माइनस एक्स, एक तो ये वाला फॉर्मूला आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर ये हमारा ln की टर्म्स में है, यहाँ पे 2.303 नहीं आएगा, फिर a/a माइनस एक्स आएगा। ठीक है, एक ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम एक ही कॉन्सेंट्रेशन को मान लो a0, a माइनस एक्स को मान लो at, क्योंकि ये टाइम t वाली कॉन्सेंट्रेशन है, एक ही रिएक्टेंट की, ये हमारी 0 टाइम पे है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में इसको पुट भी कर देते हैं तो ये क्या आता है हमारा, ln a0 अपॉन at, ये आ जाता है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस ln at अपॉन a0, क्योंकि जब हमारी जो ये डिवाइड में है, अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे तो फिर ये पावर्स हमारी नेगेटिव आएंगी, क्योंकि ये at जो है जब ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, a0 नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा। वो -1 जब ऊपर आएगा, ऐसे at को ऊपर किया, a0 को नीचे किया, तो इनकी जो पावर्स हैं वो -1 हो जाएंगी। जब इस -1 को बाहर लाएंगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जब हमारा ये माइनस है, इसको हम इधर भी ले जा सकते हैं ऐसे, अब ये जो ln है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा ना तो ये e में कन्वर्ट हो जाता है, तो ln जो है दूसरी साइड जाके e⁻ -k1t हो जाता है, और at डिवाइड बाय a0। तो यहाँ से at इज इक्वल टू आएगा a0 e⁻ -k1t। एक ये वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई जगह यूज़ होता है
ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो ये 3 फॉर्मूले इस तरीके से हो चुके हैं, ठीक है। 2.303 इसका ध्यान रखना, बिल्कुल लॉग वाले पार्ट में ये होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ऑलराइट, तो ये हो चुका है आपका डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट। अच्छा, यही चीज़ ना आप यहाँ पर भी कर सकते हो, जो ये आपका K1T है 2.303 log ऑफ A नोट, यहाँ पर भी आप A नोट और AT लिख सकते हो। ये सब एक ही फॉर्मूले हैं, इनकी बस फॉर्म अलग अलग दी गई है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। याद नहीं है तो डेरिवेशन करना आना चाहिए, ताकि आप फटाफट डेरिवेशन करके उसे निकाल सको, ठीक है। चलो, अब ये तो डेरिवेशन हुआ हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब हमें करनी है इसकी हाफ लाइफ टाइम की बात। हाफ लाइफ टाइम बताया था लास्ट क्लास में। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? जब हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की वो हाफ रह जाती है, तब हम उसको हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। जिस टाइम पे ऐसा होता है, जिस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन जस्ट हाफ हो जाती है अपनी इनिशियल वैल्यू की, वो हमारी हाफ लाइफ टाइम होती है। तो यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो फॉर्मूला ही पुट करो, K1T इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ A/A-x। ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें हमें क्या करना है? देखो, इन्होंने कहा कि हाफ लाइफ टाइम कौन से वाली होती है? जब हमारा एक तो टाइम t0 है, उस पर तो ये है ही। अब एक टाइम ऐसा आया जिसमें हमारा t हाफ है, वो हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन एक टाइम है जो हाफ टाइम है, t हाफ। वो हमारा ऐसा टाइम है जिसमें हमारी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो A/2 हो गई, और हमारी जो फाइनल है वो भी A/2 हो गई। तो अब हमें ये वाला पार्ट किसके इक्वल था? x के। तो हमें x को ना A/2 पुट करना है अब, ठीक है। तो यहाँ पर x को A/2 पुट करके हमें आंसर निकालना है। तो K1 और T1 की वैल्यू हम t हाफ लिख देंगे, 2.303 log ऑफ A/A-A/2 ये आएगा। जैसे ही आया, आपने यहाँ एलसीएम लिया, 2a माइनस a करेंगे, A/2 आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा कुछ इस टाइप से, A/2। जब आप इस टर्म को ऊपर लेके जाओगे 2 को, log 2, a से कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। कैसे आया ये भी देख लो, ये ऐसे आया, क्योंकि ये डिवाइड में था ना, ये मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो इस तरीके से रिवर्स हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ log 2 बचेगा। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। देखो, कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो याद रहनी चाहिए। 0.3010 हो गई, जैसे कि इसकी वैल्यू हो गई। log 3 की वैल्यू आपकी होती है 0.5 के आसपास। log 5 की होती है आपकी 0.7 के आसपास। तो इसकी वैल्यूज़ ना आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए, ये डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली हमारी 0.3010 हमने लिखी। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.693 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर हमारा K1T हाफ चल ही रहा है, तो ये आया हमारा फॉर्मूला। तो T हाफ क्या आ जाएगा यहाँ से? 0.693 डिवाइड बाय K1, ये आएगा आपका फाइनल हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो अब हाफ लाइफ टाइम देखो क्या हुआ है। हाफ लाइफ टाइम में यहाँ पर हमें अगर ज़ीरो ऑर्डर की बात करें, ज़ीरो ऑर्डर में क्या हाफ लाइफ टाइम आया था? जल्दी बताओ। अब जल्दी कैसे बताओगे? पहले तो पेज पलटने पड़ेंगे, पीछे जाना पड़ेगा ना उसको देखने के लिए। रिवाइज तो करना नहीं है, क्यों? एक बार रिवाइज कर लेते तो फिर याद हो जाता अच्छे से। ये होती है हमारी A/2 के नोट, ये वाला होता है हमारा। तो इसमें तो टी हाफ जो है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था एक ही, यहाँ पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो हमारी कैंसिल आउट हो चुकी है वहाँ से, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये होता है। तो यहाँ पर कहीं कहीं ना क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है जो जिसमें टी हाफ जो है हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ओके, चलो अब अगर कहीं पे आपको बोल दिया जाए, चलो ये तो T 50% की वैल्यू आ गई है, अगर हमें पूछे T 100% क्या होगा, तो हमने जो
ज़ीरो ऑर्डर का केस देखा था उसमें तो t 100% हमारा क्या था, 2 टाइम्स था t 50% का, ये आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम t 100% निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, देखो A to P जब आप कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो 100% का मतलब तो ये है जब टाइम 100% हो जाएगा कि जो रिएक्टेंट है वो तो ज़ीरो हो गया ना, रिएक्टेंट सारा ख़त्म हो चुका है। अगर आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, 100% टाइम की बात हो रही है, तो फिर A तो कंप्लीट हो गया होगा, ज़ीरो ख़त्म, P जो है हमारा वो फॉर्म हो गया होगा सारा, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन A की थी अब वो P की बन चुकी है और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमारी A आएगी, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें कि इसको हम A रख दें तो क्या आने वाला है, देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x की जगह A पुट कर दो, क्या आएगा log A अपॉन A माइनस A, तो ये क्या आ जाएगा A अपॉन ज़ीरो, A माइनस A ज़ीरो, A अपॉन ज़ीरो, किसी भी नंबर के नीचे अगर ज़ीरो है, 1 अपॉन ज़ीरो हो गया या कोई भी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ज़ीरो क्या आता है, इनफाइनाइट, log इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट ही होगा। तो यहाँ से जो हमारा t 100% आया है वो इनफाइनाइट आ गया है, इसीलिए इनको बोला जाता है रिएक्शंस को, ये इनफाइनाइट टाइम लेती है कंप्लीट होने में, इनका पता ही नहीं होता कब कंप्लीट होंगी, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्टली हमारा प्रैक्टिकली हम देख भी रहे हैं, सामने दिख भी गया है कि ये इनफाइनाइट क्यों बोला था, रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं होती, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है। तो इनका जो t 100% होता है वो हमारा कंप्लीशन टाइम कभी होता ही नहीं है, राइट। अब हमें ना कुछ ग्राफ प्लॉट करने हैं, जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कुछ ग्राफ किए थे, अब इसमें भी हम कुछ ग्राफ करने वाले हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको फॉर्मूले क्या होते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डायरेक्टली पूछे जाएं तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। ये वाला और K1T इज इक्वल टू ln A अपॉन A माइनस एक्स और K1T इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ A नॉट अपॉन AT और AT इज इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस K1T। ये सारे इसी के ही फॉर्मूले हैं। और CT इज इक्वल टू C नॉट e टू द पावर माइनस K1T। ये सभी फॉर्मूले इसी वाली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही आएंगे। तो ग्राफ तो हमारा कोई भी रिएक्शन लेके आ सकता है ना, कोई का भी रिलेशन आपको दे देंगे और फिर पूछेंगे कि बताओ इसका क्या रिलेशन है और क्या है इसका आंसर, क्या ग्राफ बनेगा। तो हमें सबसे पहले तो इसमें देंगे, क्या ले सकते हैं हम इसमें, अच्छा टी हाफ भी लिख लो साथ साथ, इसके जो टी हाफ के ग्राफ हैं वो भी बनाएंगे। टी हाफ इज इक्वल टू क्या आया था 0.693 डिवाइड बाय K1, ठीक है। ये सारे आपके इसके ग्राफ बनेंगे। अब तो अगर हमें टी हाफ वर्सेस ए का ही सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम क्या करेंगे, टी हाफ वर्सेस ए। अब क्योंकि ए वाली टर्म तो यहाँ है ही नहीं, जैसे पहले हमने एक ज़ीरो ऑर्डर में भी ऐसा एक ग्राफ प्लॉट किया था जिसका आंसर कुछ इस टाइप से आया था, ठीक है। कौन सा था वो ज़रा देख लो ध्यान से। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। टी हाफ देखो ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो जो हमारा ये टी हाफ का फॉर्मूला बना हुआ भी है 0.693 डिवाइड बाय K1 प्लस A इंटू ज़ीरो, तो ये जो हमारा mx प्लस c आया है ना, तो ये तो इंटरसेप्ट आया है हमारा, तो ये जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू है, स्लोप तो ज़ीरो है यहाँ पर, m की वैल्यू तो ज़ीरो आ गई ना, तो यहाँ पर कोई स्लोप है ही नहीं, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो इस टाइप से आएगा, ठीक है। अब ओके यहाँ पर ना और K1T इज इक्वल टू ln A नोट अपॉन AT, ये भी लिख सकते हो। अब एक ग्राफ हमें बोला जाएगा ln AT वर्सेस T, ये प्लॉट करो। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें हमारा ln हो, AT हो और T हो। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना ln AT में,
तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक टर्म जो है ln 80 एक साथ रखनी है, तो इसके लिए हमें इसको अपोजिट करना पड़ेगा। तो k1t इज इक्वल टू ln 80 ऊपर की साइड चाहिए ना, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर की साइड ले जाना पड़ेगा, a नोट को नीचे लाना पड़ेगा, पावर हो जाएगी अपोजिट -1। जब ये माइनस इधर आएगा तो ये माइनस ln 80 कुछ इस टाइप से बन जाएगा। हमें सिर्फ ये घुमा फिरा के वही चीज़ लेके आनी है कि ये इस तरीके से बन जाए, बस t वाली टर्म अलग हो जाए और ये हमें y इक्वल टू mx प्लस c वाली एक इक्वेशन बनानी है। तो ये माइनस इधर भी आ सकता है, माइनस k1t इज इक्वल टू ln 80, और क्योंकि ये डिवाइड में है, अगर ये डिवाइड में होता है तो हमारा ये क्या आता है, माइनस आता है, ln a नोट ऐसे आ जाएगा। जब हमारा डिवाइड में होती है कोई चीज़ तो वो इस तरीके से माइनस में आ जाती है, मल्टीप्लाई में होती तो प्लस हो जाती, ठीक है। तो हमें ln 80 को अकेला रखना है क्योंकि उसके वर्सेस ग्राफ है, इसको हम इधर ले आते हैं, ln a नोट माइनस k1t। अब क्या ये इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c वाली दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि हमारा y तो ln 80 है और x क्या है हमारा t है। यहाँ पर c प्लस mx ऐसे कर लो, एक ही बात है। तो x यहाँ पर क्या है हमारा t है, तो m कितना आ जाएगा यहाँ पर -k1, और जो इंटरसेप्ट है हमारा c वो क्या आ रहा है ln a नोट। तो यहाँ से अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, अब अगर ग्राफ प्लॉट करना है हमें इसका तो कैसे आएगा, नेगेटिव स्लोप आ रहा है तो यहाँ से नेगेटिव स्लोप इस तरीके से आएगा। किसके वर्सेस था, ln 80 वर्सेस t का ग्राफ, ऐसे, ठीक है। अब ये चीज़ ना यहाँ पर आप इसको मिला नहीं सकते हो, यहाँ पर ना इसका ग्राफ सिर्फ इतना ही रहने वाला है। इसको अगर आपने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया फिर तो ये ज़ीरो ऑर्डर बन जाएगी ना, मतलब ये तो हमारा पता चल जाएगा कि भाई ये तो हमारा जो है कुछ ना कुछ कहीं पे जाके ख़त्म हो गया है, जबकि हमारी फर्स्ट ऑर्डर में पता ही नहीं चलता है कि कब ख़त्म होने वाली है रिएक्शन, वो तो इनफाइनाइट टाइम चलता ही रहता है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं कह सकते कि कब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कौन से पॉइंट पे आगे कंप्लीट हो रही है, तो इसलिए इसको यहाँ पर ही छोड़ देते हैं कि ये कहीं जाएगी और इनफाइनाइट जाएगी, हमें नहीं पता वो कहाँ जाएगी। तो यहाँ पर इसका इंटरसेप्ट आ जाता है और ये आपकी स्लोप आ जाती है -k1, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ होता है। अब एक और हमारा ग्राफ होता है जब हम e की वैल्यू लेते हैं, उस टर्म में भी एक ग्राफ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पैराबोलिक होता है, जैसे हमने ये लिया था 80 इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर -k1t, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा, इससे रिलेटेड है ये। इसमें हम क्या ले रहे हैं, ग्राफ t वर्सेस 80 वर्सेस t, 80 वर्सेस t ग्राफ ले रहे हैं। तो 80 वर्सेस t क्या हो सकता है हमारा, ये ct भी हो सकता है कहीं पे ना लिखा हुआ। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले तो इस रिएक्शन को हमें इस टाइप से ही बनाना है कि ये ऐसे बन जाए। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, देखो इसमें ना जब भी e वाली टर्म आ जाती है ना, तो उसको आप t का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, वो e का जो ग्राफ होता है, e का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये पैराबोलिक कर्व बनता है, तो यहाँ पर भी हमें वही बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि जो ये दिया हुआ है t, इसके साथ में 80 का क्या होने वाला है, कैसे कैसे चेंजेस होने वाले हैं। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन की चेंज बतानी है। अगर वो पॉजिटिव हो रहा होगा कि टाइम के साथ 80 अगर बढ़ रहा होगा तो वो हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, फिर तो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से आएगा। और एक होता है डिक्रीजिंग ग्राफ, जब हमारा डिक्रीज़ होने वाला है, यानी कि टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। तो वैसे तो यहाँ पर डिक्रीज़ ही कर रही है, ये तो हमें पता है कि डिक्रीज़ करने वाली है, लेकिन तो हम इसको करेंगे कैसे, ये तो हमें डायरेक्टली पता है। देखो अगर टाइम हमारा जितना बढ़ाओगे, टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ ही होनी है, ये तो हमें पता है कि डिक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आप वैसे भी देखना चाहते हो कि अगर हम मान लो t को बढ़ा रहे हैं, t इंक्रीज़ हो रहा है,
तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, K1T वाली। अब ये वाली टर्म डिक्रीज़ हो रही है तो AT भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ओवरऑल चीज़ जो है डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर हम ना डिक्रीजिंग कर्व बनाएंगे इस टाइप से। अब ये डिक्रीजिंग कर्व सही नहीं है, देखो ये वाला कर्व ना सही नहीं है। अब अगर आप ये बना के आ जाते हो तो ये गलत हो जाता है। अब ये गलत क्यों होता है, देखो अभी ना हमें क्या देखना है कि ये वाला जो चीज़ है अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो मतलब ये हमारा इनफाइनाइट दिखा रहा है, कहीं पे जाके ये इनफाइनाइट दिखा रहा है, मतलब ये कहीं पे टच ही नहीं कर रहा है लाइन को, ये इसके साथ पैरेलल चल रहा है अगर हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो। लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा, जब हमने यहाँ पर लिया था A to P तो हमारी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी वो तो ज़ीरो थी, लेकिन आफ्टर टाइम T जो कॉन्सेंट्रेशन थी A की वो थी कुछ ना कुछ, वो तो थी ना, इनिशियली A का जो अमाउंट था वो कुछ ना कुछ प्रेजेंट था। तो यहाँ रिएक्टेंट की तो बात हो रही है आफ्टर टाइम T, तो ये तो हमारा प्रेजेंट है, ज़ीरो कैसे हो जाएगा फिर ये, अगर हम इसको इनफाइनाइट ले रहे हैं ऐसे तो फिर तो ये इनफाइनाइट हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो तो इनिशियली कोई वैल्यू प्रेजेंट होगी, तो अगर वो प्रेजेंट होगी तो फिर ये ऐसे कर्व बनेगा। इनिशियली कोई भी वैल्यू है तो हमें टच करानी पड़ेगी, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास मान लो थी इनिशियली, तो कोई ना कोई वैल्यू वहाँ प्रेजेंट थी इनिशियली, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो टच करके बनाना है आपको इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हमारी पूरी कंप्लीट होती है। ग्राफ अच्छे से ध्यान से देख लेना, एक बार और ट्राई कर लेना, और भी कोई भी ग्राफ आ सकते हैं हमारे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम, उसमें कवर कर लेंगे। अब ना एक जनरल इक्वेशन होती है, अब कुछ रिएक्शन तो ऐसी हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए इतना तो याद कर लोगे, लेकिन हमारा अगर ऑर्डर उससे ज़्यादा हो जाए, कहाँ तक फॉर्मूले याद करोगे, कहाँ तक डेरिवेशन करोगे, तो इतना नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या करते हैं, एक जनरल इक्वेशन होती है उससे हम ऑर्डर निकाल देते हैं कि इस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। उसी तरीके से हमारे हाफ लाइफ टाइम के लिए भी एक जनरल इक्वेशन होती है, उससे हम हाफ लाइफ निकाल देते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सिंपल n की वैल्यू पुट करनी होती है, बस उससे आ जाता है हमारा आंसर। तो जनरल इक्वेशन जो है वो देख लेते हैं क्या होती है। देखो कोई भी k है, t इज इक्वल टू KT इज इक्वल टू कोई भी ऑर्डर की हो सकती है यहाँ पर, तो KNT, ठीक है। KNT इज इक्वल टू 1/n-1 1/AT पावर n-1 डिवाइड बाय A0 पावर n-1। और दूसरी एक और लिख सकते हैं हम, होती तो सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि AT की जगह हमारा A-x हो जाता है -A, ये ठीक है। ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन। अगर कहीं पे आपको दिया हुआ है n की वैल्यू, तो ये हमारी ना सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के नॉट एप्लीकेबल, ये जो हमारा इक्वेशन है ये नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बाकी ज़ीरो ऑर्डर हो या सेकंड हो या कोई भी हो, उसके लिए ये एप्लीकेबल है कि आप n की वैल्यू पुट कर दो तो इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम मान लेते हैं कि हमें n की वैल्यू 2 दी गई है, हमें पूछा कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जल्दी से बता दो क्या फॉर्मूला होगा, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, पूरा डेरिवेशन नहीं करोगे, बस इसमें n की वैल्यू को पुट कर दोगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा आपका K2T इज इक्वल टू 2 - 1 1 ही आएगा, पूरी टर्म 1 है, 1/AT टू द पावर 2 - 1 है तो 1 ही आ जाएगा, -1/A0, ये भी पावर 1 है, तो ये आ जाएगा इतना आपके पास। तो T, हाँ, T इज इक्वल टू
ये सिंपल आप इसको K2 को इधर भी लेके आ सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे ही कर दो तो भी आंसर आ चुका है। ये है आपकी इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए आपका ये हो जाता है टाइम। इसी को अगर आप AT की जगह A-x भी लिख सकते हो और इसको A भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये हो जाता है। और अगर रेट निकालना हो सेकेंड ऑर्डर का तो रेट क्या होगा हमारा K2 A⁴ बस ये करना होता है आपको। ठीक है, इस तरीके से पूरी डेरिवेशन आती है। तो हम सारी नहीं करेंगे, बस हम डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे और इनकी इक्वेशंस निकाल देंगे। बस ये रेट ध्यान रखना, क्योंकि कहीं कहीं पे हो सकता है आपका रेट और A² इनका रिलेशन आ जाए करना। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी जनरल इक्वेशन फॉर तो ये तो जनरल इक्वेशन हो गई हमारी, कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन दी हो उसके लिए हमें कैसे निकालना है, ये तो हो गई। अब हमारा T½ जो होता है ना, हाफ लाइफ टाइम, वो भी हम जनरल इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम, ये देखो क्या होती है। T½ is equal to 2 to the power -1 n -1 -1 k n -1 a to the power n -1, ये होती है आपकी जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप देखो, मान लो आपको सेकेंड ऑर्डर के लिए T½ निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? इसकी पावर n की जगह आपको 2 रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। टू -1 डिवाइड बाय यहाँ पर n -1 है ना, तो इसकी जगह हमने रख दिया 2 -1, तो यहाँ पर आ जाएगा ये k और a की पावर 2 -1 a आ जाएगा, तो 1/a आ गया ये। इसको आप 2 रख लो क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की बात हो रही है। तो ये आ गया हमारा T½ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन A/2k 1/a K2। ठीक है, चलो अब ये चीज़ ना आप उससे भी निकाल सकते थे, जो आपने लास्ट टाइम वो फॉर्मूला लिखा उसमें भी आप क्या करते, A(x) की जगह A/2 पुट करके आप उसको भी निकाल सकते थे, या फिर AT की जगह आप A0/2 करते तो भी आपका वो सेम आंसर आता T½ का, क्योंकि हाफ कॉन्सेंट्रेशन हो रही है तभी तो हाफ लाइफ टाइम आ रहा है, तो ये भी आपका आ जाता। अगर आप उसमें भी निकालते तो आप डायरेक्टली याद रखो, हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला याद रखो डायरेक्टली कि ये होता है, और उसमें आप जो भी ऑर्डर दिया हुआ है वो लिखो और किसी का भी निकाल सकते हो आप फिर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हाफ लाइफ टाइम कंप्लीट। तो जनरल इक्वेशन याद रखना, और आपके ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी ऑर्डर की निकालनी हो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने आ गए, आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होती है इक्वेशन में और आ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में ना कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इस चैप्टर के, तो अब तक जितना कराया है उसके क्वेश्चन कर लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में वो वाले देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, उसमें क्वेश्चंस देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इनके आप एक बार अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना, अच्छे से एक बार फॉर्मूले सारे लिख कर देखना, उनको याद कर लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।